हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की ये क्लास। बच्चों, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है जो DSSB का पेपर हुआ था उस पेपर सॉल्यूशन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, क्लासेस जो है थोड़ी डिले रह रही है, लेकिन जितनी भी क्लासेस हो रही है वो आने वाले पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस ये रहेगी। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो मैं करवाने जा रहा हूँ बच्चों आज, ये है अपने पेपर जो ऑलरेडी आया हुआ है उसके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बच्चों कि कौन सा ASA ग्रेड उस पे मरणासन रोगी मतलब मॉर्बेंड पेशेंट जो रहता है इससे मेल खाता है जिसके ऑपरेशन के बिना जीवित रहने की संभावनाएं नहीं है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो थे हिंदी में ले लिए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी लिए हैं। जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी या समझना मुश्किल था उनको मैंने कोशिश करी हिंदी में लेने की, और जो बिल्कुल इजीली समझ में आ रही थी इंग्लिश वो इंग्लिश में ही लिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हालांकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल जो है वो इंग्लिश में रहता हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो है दोनों लेने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। बोल रहा है ASA ग्रेड 6, ASA ग्रेड 3, ये है 4 और ये है 5। तो कौन सा? क्वेश्चन सीधा सीधा आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मॉर्बेंड पेशेंट है जो कि मरणावस्था में है उनके बारे में बात कर रहा है कि कौन सी ग्रेड बता रही है। अब मैं सारी ग्रेडिंग आपको बता देता हूं। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग अब मैं सारा ही आपको बता देता हूं। अगर देखो, अगर मान लो ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 में हम किसको रखेंगे? जो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट होते हैं, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट जो रहते हैं उनको ग्रेड 1 में रखते हैं। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजीली आप लोग आंसर इसका कर दोगे। ठीक है, नॉर्मल और हेल्दी पेशेंट है तो ग्रेड 1 में हम ले लेंगे। ग्रेड 2 में क्या करेंगे? माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिजीज है, बीमार तो है वो, सिस्टमिक डिजीज तो उसके है कुछ ना कुछ। ठीक है, किसी भी सिस्टम की डिजीज हो सकती है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिजीज नॉट लिमिटिंग फंक्शनल एक्टिविटी, लेकिन उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है उनको लिमिटेड वो नहीं कर रही है, वो अपने फंक्शंस जो है वो कर सकता है। उसके बाद में आ जाओ थर्ड पे। अब देखो यहां से इधर की तरफ जाते जाओगे तो सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, देखते जाना। तीसरा बोल रहा है कि सीवियर सिस्टमिक डिजीज है, किसी के सीवियर सिस्टमिक डिजीज है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है या आपके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज उसके है, दैट लिमिट द एक्टिविटीज, वो उसकी जो एक्टिविटीज है उनको कम कर देगी, लिमिटेड कर देगी। ठीक है, जैसे COPD का पेशेंट है वो रनिंग नहीं कर सकता बहुत तेज, तो लिमिटेड हो गई। बट लेकिन उसके साथ में दिक्कत यह है क्या? इनकैपिटेटिंग नहीं है वो, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि रुक ही गया हो, ऐसा भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है 4 नंबर बोल क्या बोल रहा है कि सिस्टमिक डिजीज तो यहां भी है। अब देखो यहां से इधर की तरफ चलोगे तो डिजीज जो है वो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ग्रेड 4 में, ग्रेड 4 में ये रहेगा कि कांस्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बनी रहेगी कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो वाली सिचुएशन में वो रहेगा। ठीक है, incapacitating disease that is a constant threat to life, हमेशा जान जाने का खतरा बना रहेगा, constant threat of life। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, ये लाइन ध्यान रखना। तो ये किसकी हो गई बात? ग्रेड 4 की। अब आओ ग्रेड 5। ग्रेड 5 में कैसे पेशेंट आ जाते हैं? ऐसे पेशेंट जो मरने की अवस्था में होते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी मर सकते हैं। ठीक है, वो पेशेंट, मॉर्बेंड पेशेंट हु हैज वेरी लिमिटेड चांस, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, वेरी लिमिटेड चांस ऑफ सर्वाइवल विथ और विदाउट ऑपरेशन, विथ और विदाउट सर्जरी, उनके बहुत कम चांसेस रहते हैं जीवित रहने के। उसको हम किसमें देखते हैं? ग्रेड 5 में हम उसको देखते हैं। ग्रेड 6 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, ये ध्यान रखना। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर। उसके बाद में 6 में क्या बोल रहा है? ब्रेन डेड पेशेंट फॉर ऑर्गन डोनेशन, कि ऐसा पेशेंट जो कि ब्रेन डेड हो चुका है, उसका जो अटेंडर है, उसके जो परिवार वाले हैं, वो चाहे तो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट हो तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? ग्रेड 6 में हम उसको कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में?
यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ASA की ग्रेडिंग रहेगी जो कि पेशेंट के अटेंडर को या फिर पेशेंट को अलाउ करती है फॉर ऑर्गन डोनेशन। तो कौन सी हो जाएगी बच्चों? ग्रेड 6 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, काफी एग्जाम में पूछा गया है, यहां भी पूछा गया है। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कहां गया, ये ऐसा बताओ जो कि मोरबेंड पेशेंट से मेल खाता है। तो कौन सा है, देखो देखे। अब इधर से इधर जाओगे तो क्या है, 1 से 6 की ओर जाओगे तो क्या होगा, 1 से 6 की ओर जाओगे तो बढ़ता जाएगा चांसेस, लाइफ थ्रेटनिंग होता जाएगा। तो ये देखो यहां पर है ग्रेड 5 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में है? देखो बिल्कुल इजी है, ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अरे चल या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच डिवाइस कैन कंटिन्यूअसली डिटेक्ट कार्डियक अरेथमिया ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। कार्डियक अरेथमिया का मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं फिर आएंगे इस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से मॉनिटरिंग है जो कि कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करती रहती कार्डियक अरेथमिया को। ठीक है, कार्डियक अरेथमिया का मतलब होता है कार्डियक की जो रिदम रहती है वो प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, आप लोगों ने ईसीजी देखा होगा, कुछ इस प्रकार से ईसीजी होता है। ठीक है, हल्का फुल्का गलती भी हो सकता है भाई, माफी चाहूंगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, लेकिन मान लो कि गलत आने लग जाए, कुछ ऐसे आने लग जाए, इस तरीके से हो जाए, मतलब प्रॉपर नहीं हो ये, या ऐसे ही आने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अरेथमिया। ऐसे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे आ गया तो, लेकिन प्रॉपर नहीं हो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेथमिया। तो इनमें से कौन सा, पल्स ऑक्सीमीटर करेगा क्या? नहीं सर, पल्स ऑक्सीमीटर बताता है SpO2 को। ठीक है, 100%, 98 भी मिल सकता है, 96 भी मिल सकता है, कुल मिला के क्या बात है, ऑल ओवर ये 93 से ऊपर है नॉर्मल पेशेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैप्नोग्राफी, सर कैप्नोग्राफी तो EtCO2 की मॉनिटरिंग के बारे में बताता है, ये क्वेश्चन भी इस पेपर में पूछा गया था। ECG मॉनिटरिंग, सर ECG मॉनिटरिंग कार्डियक मॉनिटरिंग है और कार्डियक अरेथमिया के बारे में यही बताएगी। तो क्या हो गया, C इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलो, ये रेस्पिरेटरी उसके लिए, एक्सरसाइज के लिए है। नेक्स्ट बोल रहा है बोर इफेक्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। बोर इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सीधी सी बात, सिंपल सा। ठीक है, जब आप एनेस्थीसिया पढ़ते हो या फिर अपने जो भी साइंटिस्ट के नाम पे कुछ कुछ इफेक्ट दे रखे हैं एनेस्थीसिया में भी। ठीक है, हालांकि ये प्रॉपर एनेस्थीसिया से नहीं है, ये तो जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पेपर में, तो वहां से। तो बोर इफेक्ट को परिभाषित इनमें से कौन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि निम्न पीएच, मतलब पीएच क्या हो गई, लो हो गई। निम्न पीएच पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधुता में वृद्धि हो जाती है, कि लोअर पीएच पे क्या होता है, ऑक्सीजन की HB के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा बोल रहा है हाई पीएच पे CO2 का वियोजन में कमी। तीसरा बोल रहा है लोअर पीएच पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की बंधुता में कमी, कि लोअर पीएच होता है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और चौथा बोल रहा है हाई पीएच पे CO2 परिवहन में वृद्धि, कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो जाता है अगर हाई पीएच है तो। ठीक है, तो क्या बोर इफेक्ट क्या बोलता है, बोर इफेक्ट देखो सिंपल सा है, बोर इफेक्ट क्या बोलता है, सी निम्न पीएच पे, मतलब लोअर पीएच पे, ऐसे याद रख लो, लोअर पीएच पे, निम्न पीएच पे हीमोग्लोबिन के साथ में HB के साथ में ऑक्सीजन की बंधुता में क्या हो जाएगी, HB के साथ में बाइंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, ये फिजिक्स वाला बोर इफेक्ट नहीं है, ध्यान रहे, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप बोर इफेक्ट पढ़ते हो। नेक्स्ट आओ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना क्लास अगर अच्छी लगे तो, साथ ही साथ अपना टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी भी जो है मेंशन की हुई है बायो में, आप जाइए। टेलीग्राम पे भी आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ताकि आपको नई वैकेंसीज आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ में, कि नई वैकेंसीज तो आती रहती है लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं लग पाता। कई बार ऐसा होता है कि सर वैकेंसी आई, आ गए, फॉर्म लग गए, एग्जाम हो गया, सिलेक्शन हो गया जिनका होना था, और चला गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। तो टेलीग्राम का लिंक है, वहां कनेक्ट हो जाइए बच्चों, जो भी वैकेंसीज आती है मैं वहां पर अपडेट कर देता हूँ। साथ ही साथ आप, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहे, पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप जो है इंस्टा पे मेरे को DM कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन DM करना,
जो दिक्कत हो वही करना है, ऐसे हाय हेलो के हिसाब से नहीं। जो सच में आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड, या क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आए हुए रहते हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर सकता हूं जिनका जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो या सच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन व्हाट पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट। कि वॉल्यूम, जब आप वेंटिलेटर की बात करते हो तो उसमें अलग अलग मोड आते हैं, तो एक मोड होता है इसका नाम है वॉल्यूम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन या वीसी मोड। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट रहता है। पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट, नहीं सर, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो सकती है, ये नहीं। टाइडल वॉल्यूम डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है, बी इज द राइट आंसर। टाइडल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें एक्सपायरेटरी टाइम नहीं होता, एक्सपायरेटरी प्रेशर ये भी नहीं। तो क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कि आपके पास में कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे एलिस, आर्टरी, फोर्सेप, बेबकोप, निडल होल्डर, ठीक है, या फिर आपके जो नाइफ हो गया जिसको हम बोल रहे हैं स्काल्पल, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो रीयूजेबल है, आप रीयूज करते हो इनको। आपने एक बार सूचर लगाए, निडल होल्डर जो निडल को पकड़ने काम में आता है उसको वापस से काम में लेते हैं, स्काल्पल जिसमें ब्लेड लगती है, नाइफ जो जिसको बोल रहा हूं मैं, ब्लेड लगती है स्काल्पल, वो आप रीयूज करते हो। एलिस, आर्टरी, फोर्सेप्स सारे आप रीयूज करते हो इंस्ट्रूमेंट। तो रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप द क्लीनिंग ऑफ रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट। की रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए पहला स्टेप क्या रहेगा जब आप क्लीन करने जाओगे? पैकेजिंग कर दोगे सीधा आप, या फिर प्री शॉकिंग इन द डिटर्जेंट सॉल्यूशन, कि धोने से पहले आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन में उनको डुबा के रखोगे, या सुखा दोगे पहले, या स्टरलाइजेशन कर दोगे? क्या सीधा पैक करेंगे? नहीं सर, साफ तो करेंगे, खुद ही बोल रहा है क्लीनिंग के टाइम से क्या करोगे आप। तो हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट सॉल्यूशन जो रहेगा उसमें भिगो के उनको रखेंगे, उसके बाद उनको फिर वॉश करके, ड्राई करके और फिर पैक करके फिर स्टरलाइजेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई है, सेकंड स्टेप हो गई है ये, थर्ड स्टेप हो गई है पैकेजिंग, फिफ्थ हो गया स्टरलाइजेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, शॉक करके रखेंगे डिटर्जेंट सॉल्यूशन में। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही है। बच्चों मेन बात यह है कि समय को देखते हुए ही मैं चल रहा हूं। मैं बिना मतलब की डेली डेली क्लासेस डालूं उससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आपके पास में जब भी मेरी क्लास डिलीवर हो तो आप उसके लिए एक्साइटेड रहें, उसको देखने के लिए एक्साइटेड रहें, क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट देना चाह रहा हूं। मैं चाहूं तो 10 दिन में 10 क्लासेस भी अपलोड कर सकता हूं, 10 दिन में 20 क्लासेस भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको जो भी मिल रहा हो वो क्वालिटी कंटेंट मिले। जिस क्लास को आप एक बार देख लो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई साहब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे तो आओ यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो, कोई सेंस नहीं है उस चीज का। जब भी मैं आपको क्लास, अभी तो चलो एमसीक्यूज की क्लास है, लेकिन जब थ्योरी क्लास होती है, जिन बच्चों ने मेरी थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है वो जाके देखिए, आपको डिफरेंस पता लगेगा कि पढ़ाया कैसे जाता है एनेस्थीसिया। आपको एक साधारण सा बच्चा जो फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में आया है या सेकेंड ईयर करके थर्ड ईयर में आया है, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में एवरेज है, उसको कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा होकर डेली 2 क्लासे 3 क्लासे अपलोड कर दूं उस चीज का कोई सेंस नहीं है। कंटेंट कम आए लेकिन क्वालिटी कंटेंट आए। चलिए, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन एनेस्थीसिया गाइडलाइंस विच इन्वेस्टिगेशन आर रूटीनली मैंडेटरी बिफोर इलेक्टिव सर्जरी। अब मैं कोशिश ये भी करता हूं कि क्वेश्चन के साथ साथ उसमें जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं उनको भी समझाता रहूं। जिन बच्चों को पहले से पता होता है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर किसी चीज का मतलब बताने लग जाते हैं सर। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता होता, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडियन एनेस्थीसिया गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो रूटीनली मैंडेटरी मतलब अनिवार्य है बिफोर इलेक्टिव सर्जरी। अब इलेक्टिव सर्जरी का क्या मतलब होता है, बात यह है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स की मैं बात कर रहा था कि हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि जो प्री प्लान हो, हमने पहले से प्लान कर रखी कि कल इस पेशेंट की ये सर्जरी करनी है, वो इलेक्टिव सर्जरीज में से हो गई। क्या चेस्ट एक्सरे है,
क्या ईसीजी है, क्या एलएफटी है मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट, या फिर सीबीसी है कंप्लीट ब्लड काउंट। अब देखो होना तो वैसे सारे ही चाहिए और सारे होते भी हैं। चेस्ट एक्सरे मस्ट है, हम करवाते हैं। ईसीजी भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। एलएफटी कई केसेस में नहीं भी देखी जाती है लेकिन करवा सकते हैं। सीबीसी ये भी कंप्लीट करवाते हैं हम। सीबीसी में एच भी देखना है, ब्लड लॉस भी होगा और भी काउंट्स देखने होते हैं कि आप पहले से इन्फेक्शन तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी काउंट देखेंगे। तो अपन सीबीसी को भी अच्छे से एनालाइज करते हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा रूटीन इन्वेस्टिगेशन इनमें से करवाना ही करवाना है, मैंडेटरी है, अब बताओ। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कुछ लोग और भी आंसर कर सकते हैं लेकिन जो बोर्ड ने आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आंसर बता रहा हूं। तो सीबीसी जो है मैंडेटरी रहेगा बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, क्योंकि आपको कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि एचबी कितना है। अगर एचबी बहुत ही कम है तो ईसीजी देख के भी क्या कर लोगे, चेस्ट एक्सरे देख के भी क्या कर लोगे, पता लगे वहां पर एचबी के कारण से कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब एचबी कम हुआ, ब्लड लॉस और ज्यादा हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, फिर और दिक्कत हो गई। तो सीबीसी हालांकि सारे करवाने चाहिए लेकिन सीबीसी मैंडेटरी रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन एनेस्थीसिया गाइडलाइन। क्लियर है? नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट बोल रहा है विच स्पेसिफिक एंटीडोट इज यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज्ड बाय ओपियोइड ओवरडोज। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपसे पूछा है कि कौन सा एंटीडोट इनमें से यूज लिया जाएगा ट्रीट करने के लिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन सा, जो कि कॉज्ड हुआ है किससे, ओपियोइड के ओवरडोज से। आपने किसी पेशेंट को, ट्रामाडोल ओपियोइड होता है, ठीक है, उसके अलावा आपके ओपियोइड ड्रग मैंने पढ़ा रखी है, ओपियोइड ड्रग्स जाके एक बार क्लास देखना, ओपियोइड ड्रग की इंपॉर्टेंट क्लास है ओपियोइड ड्रग्स की, उसमें एंटीडोट भी मैंने पढ़ा रखा है, वहां पर पूरी प्रॉपर क्लास ले रखी है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम ओपियोइड ड्रग्स के बारे में। ट्रामाडोल ओपियोइड ड्रग्स में हम पढ़ते हैं, फेंटेनिल हम ओपियोइड ड्रग्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात यहां पर क्या बोल दी इसने, ओपियोइड ओवरडोज। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में क्या देंगे, आपसे पूछ रहा है ओपियोइड का एंटीडोट बताओ। बस क्वेश्चन घुमा के उसने पूछा। क्या फ्लूमाजेनिल है? नहीं सर, फ्लूमाजेनिल जो है वो बेंजोडाइजेपिन्स जो होते हैं उनका एंटीडोट है। क्या नियोस्टिगमाइन है? नहीं सर, नियोस्टिगमाइन जो है वो किसका एंटीडोट है, जब हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद में लास्ट में क्या दिया जाता है, नियोस्टिगमाइन एज ए रिवर्सल एजेंट। किससे रिवर्स कर रहे हो सर, मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं, एमआर जो देते हैं मसल रिलैक्सेंट, उनसे रिवर्स करने के लिए दिया जाता है नियोस्टिगमाइन। इसके साथ में ग्लाइकोपाइरोलेट भी देते हैं ताकि सिक्रेशन कम किए जा सके। सर एट्रोपिन, नहीं सर, एट्रोपिन भी नहीं है, एंटीडोट नहीं है। ये क्या है सर, अगर किसी पेशेंट के स्लो हार्ट रेट हो गई है तो स्लो हार्ट रेट की कंडीशन में दिया जाता है, मतलब ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में ये दिया जाएगा, ठीक है। और नेलोक्सोन, डी इज द राइट आंसर। नेलोक्सोन जो है वो ओपियोइड एंटीडोट है और ओपियोइड के ओवरडोज के कारण से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, ध्यान दें। आई क्या बात समझ में? ओपियोइड का अगर कोई पूछ ले आपसे कि ओपियोइड का साइड इफेक्ट क्या रहेगा, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आप बता सकते हैं, ठीक है। मॉर्फिन भी ओपियोइड है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्प्लाउडिंग क्लासिफिकेशन विच कैटेगरी इंक्लूड्स क्रिटिकल आइटम। पहला बोल रहा है, अब आपसे ये पूछा है कि एक क्लासिफिकेशन हो रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्प्लाउडिंग क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। उसमें 3 कैटेगरी होती है बच्चों, तो पूछ रहा है कि कौन सी कैटेगरी जो है वो क्रिटिकल आइटम को इंक्लूड करती है, ठीक है। आइटम दैट कम इन कॉन्टेक्ट विथ इंटेक्ट स्किन ओनली। दूसरा बोल रहा है आइटम यूज फॉर इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। तीसरा बोल रहा आइटम मेंट फॉर नॉन क्रिटिकल सरफेस। और चौथा बोल रहा आइटम दैट एंटर स्टाइल टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, क्रिटिकल आइटम। इसमें 3 तरीके के आइटम होते हैं बच्चों, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। इसमें 3 तरीके के आइटम होते हैं। एक होते हैं क्रिटिकल आइटम जिनको हम सर्जरी में यूज लेते हैं, जो कि यहां पर पूछा है, तो सर्जरी के लिए क्या जाएगा, आइटम दैट एंटर स्टाइल टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक होते हैं इसमें क्रिटिकल आइटम, ठीक है, जिनको तो आपको स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से करना पड़ता है।
एक आइटम होते हैं इसमें नॉन क्रिटिकल आइटम, ठीक है। नॉन क्रिटिकल आइटम में क्या रहेगा, उनका मतलब वो यहाँ ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहे हैं, वो हालांकि काम आ रहे हैं आपके, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रहे हैं और स्टेराइल टिश्यू में नहीं जा रहे, कुल मिला के सर्जरी में वो वहां पर यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और एक आइटम होते हैं इसमें जो बिल्कुल नॉर्मली आप जब किसी पेशेंट के कोई प्रोसीजर करना होता है, कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, तो वहां पर काम में ले रहे हो आप, उसमें भी आप बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो रहे हो। तो क्या हो गया इसमें, 4 इज द राइट आंसर, क्रिटिकल आइटम। नेक्स्ट बोल रहा है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। कौन सा हार्मोन जो रहेगा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने में रेस्पॉन्सिबल रहेगा? थायरोक्सिन नहीं सर, इंसुलिन नहीं सर, पैराथायरॉयड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और कैल्सिटोनिन नहीं, इसमें क्या रहेगा, पीटीएच रहेगा। पीटीएच जो रहेगा वो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। विटामिन डी के फॉर्मेशन में भी यही इंपॉर्टेंस का रोल रहता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस भी ब्लड स्ट्रीम में यही भेजता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको हम डीवीटी बोलते हैं आफ्टर सर्जरी इज द बेस्ट प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से हम ऐसा क्या करें जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है, डीवीटी जो होता है, वो नहीं हो, प्रिवेंट हो सके। इनमें से क्या करोगे? ओवर हाइड्रेशन करोगे, मतलब पेशेंट को अच्छे से हाइड्रेट करोगे, अच्छे से आईवी फ्लूइड दोगे, अच्छे से पानी वानी पिलाया जाएगा, ठीक है, उससे, या एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स दे दोगे। तीसरा बोल रहा है अर्ली मोबिलाइजेशन एंड इलास्टिक, मतलब अर्ली मोबिलाइजेशन, जैसे ही सॉरी, जैसे ही सर्जरी हुई, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी, में सब ऐसे नहीं सर्जरी हुई आधे घंटे बाद में हम पेशेंट को चला रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, नहीं। जब 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन, जिस प्रकार की सर्जरी है वैसा बोल रहा हूं मैं, जितना जल्दी हो सके उसमें मोबिलाइजेशन कराओ पेशेंट का, उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विथ होल्डिंग एंटीकोगुलेंट नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कौन सा तंत्रिका मूल मेरुपुच्छ संज्ञारण, मतलब कोर्डल एनेस्थीसिया के बारे में बात कर रहा है, से सर्वाधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आपसे कोई पूछ ले कि स्पाइनल एनेस्थीसिया से क्या प्रभावित हो रहा है, अब सीधी सी बात है, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहां लगा रहे हो, L3 L4 के बीच में। सर वहां से नीचे नीचे का हिस्सा पूरा एनेस्थेटाइज हो रहा है, वहां से जो भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं उनको करेगा, सीधी बात है, इफेक्ट। अब यहां से क्या बोल दिया आपको, कोर्डल एनेस्थीसिया बोल दिया, एक प्रकार का एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यही है, ध्यान रहे। एपिड्यूरल स्पेस में लगता है ये। फेशियल नर्व को करेगा नहीं सर, फेस यहां रह गया, ये लगता है कहां पर, कहां लगाया जाता है कोर्डल एनेस्थीसिया? स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल सबको पता है तुम्हें, कोर्डल कहां लगाया जाता है, कमेंट करो फटाफट। क्रेनियल नर्व को करेगा, फेशियल को तो चांस ही नहीं है। क्रेनियल को करेगा नहीं सर। सेक्रल एंड कोक्सियल नर्व को करेगा, कहां लगाया जाता है ये, अब नाम आ गया तो मैं बता देता हूं कहां लगाया जाता है। सेक्रल एंड कोक्सियल जो एरिया रहता है जहां पर वर्टिब्रा आपकी खत्म सी हो रही है नीचे, वहां पर ये लगाया जा रहा है। और थोरेसिक नर्व नहीं सर, थोरेसिक नर्व कहां रह गई और ये कहां की बातें हम कर रहे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में ही आंसर इन्होंने छुपा के दिया है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज रैपिंग मटेरियल इन ओटी फॉर स्टीम स्टरलाइजेशन। स्टीम स्टरलाइजेशन मतलब आप ऑटोक्लेव करने जा रहे हो, तो पूछ रहा है कि ऑटोक्लेव जब आप किसी, मैं भी किसी पेशेंट बोल देता, किसी आइटम का आप कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या मोस्ट कॉमनली उसको रैप करने के लिए यूज लेते हो? एल्यूमिनियम फॉइल यूज लेते हो? नहीं सर, खाना थोड़ी है, रोटी थोड़ी पैक कर रहे हैं तो नहीं लेंगे। कॉटन एंड लिनन क्लॉथ्स, हाँ ये लेते हैं हम। प्लास्टिक बैग नहीं सर, न्यूज प्रिंट्स, हाँ, तो क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉटन लिनन क्लॉथ्स हम यूज लेते हैं फोल्ड करने के लिए। क्वेश्चन इजी आते हैं, समझना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। पर उस टाइम पे देखो, मैंने भी पेपर दिया था, जो पेपर के देते टाइम जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर मैनेज कर लो और टाइम मैनेज कर लो, मजा आ जाएगा। बस दो ही चीजें होती है। प्रेशर मैनेज कैसे होता है,
मैं बोल रहा हूँ प्रेशर मैनेज कर लो। होता कैसे प्रेशर मैनेज होता है, जितना ज्यादा रिवीजन आपका चीजों का हो रखा है, जितने बार आपने चीजें पढ़ रखी उतनी ज्यादा क्लियर होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो उससे आप फ्रीली आप एग्जाम दे पाओगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा फंडा है, जितने हो सके क्वेश्चन रिपीट करो। मतलब आपने कोई पेपर लिया पुराना, मैं इसको कितनी देर में सोल्व कर सकता हूं वैसे टाइम मैनेज होता है। एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो मेरे से है, इंस्टा पे मैसेज में भी पूछा जाता है और आप कमेंट्स में भी देख सकते हैं, सर एनेस्थीसिया की कौन सी बुक हम ले, या ओटी की प्रिपरेशन कर रहा हूं सर, गवर्नमेंट जॉब की एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ईएसआईसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, कौन सी बुक लो। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, पूरे मार्केट में घूम जाओ आप, एक सिंगल बुक आपको, अच्छी बुक्स की बात कर रहा हूं, एक सिंगल बुक फिलहाल ऐसी नहीं है जिसको लिए मैं आपको रिकमेंड कर सकूं कि भाई ये बुक पढ़ लो, आपकी ओटी की तैयारी हो जाएगी बहुत बढ़िया से। मैं ऐसा मतलब मैंने खुद कोशिश कर ली कि मैं बुक ढूंढ लूं, क्योंकि मेरे को भी जवाब देना है भाई। तुम लोग मैसेज करते हो तो मेरा को भी ऐसा रहता है कि मैं तुम्हें मैसेज रिप्लाई नहीं करूंगा, तुम बुक पूछ रहे हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो तुम्हें लगेगा कि यार सर को नहीं पता या सर बताना नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यह है कि एक भी बुक ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिक हो, वो एक सिंगल बुक है जिसको आप अगर पढ़ लोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा और आप एम्स में या फिर जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उसमें फाइट कर लोगे। नहीं है, मैं भी आपको यहां पर पढ़ाता हूं, जो टॉपिक लेके आता हूं वो एक सिंगल बुक से नहीं आते हैं भाई, वो अलग अलग बुक से आते हैं, वो वेरीफाई होता है, उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। अब एक सिंगल बुक का मैं आपको नाम बता दूं कि उस बुक को पढ़ लो, फिर तुम उस बुक को पढ़ो, पता लगे एग्जाम में जाने के बाद वहां से बहुत कम चीजें मिली है, तो फिर तुम्हारे को ये रहेगा कि यार इससे बढ़िया तो भाई बताते ही मत, हमने पूरा हमारी एनर्जी इस बुक पे लगाई है और लास्ट में इसमें से कुछ नहीं आया। तो कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा हो सके यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाओ और उसमें से पढ़ो। ठीक है, और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई बुक मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं खुद बुक लॉन्च कर रहा हूँ और आप उसको खरीदो उससे मजा आ जाएगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एक सिंगल बुक पढ़ के पार नहीं पढ़ सकती फिलहाल, चलो। लेकिन किसी टीचर को आप अगर फॉलो करने लग जाओ, लगातार उसकी क्लासेस देख रहे हो, तो फिर एक अलग बात है, क्योंकि हम लोग भी सिलेक्टिव चीजें लेके आते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर मैंने बताया तुम्हें, हाँ बताया। नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यूरॉन्स जो है वो रेस्टिंग फेज में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ट्रॉपिकली न्यूरॉन्स हैज ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, -70 MV। क्लियर है। नेक्स्ट पूछ रहा है एनेस्थीसिया ब्रीदिंग सर्किट में रिजर्व बेग का क्या काम है, क्या उपयोग है। सिंपल सा क्वेश्चन है। रिजर्व बेग कहां, पहले आंसर कर लेते हैं फिर बताता हूं रिजर्व बेग कहां लगा होता है। तापमान मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं सर, थर्मामीटर तो है ही नहीं, रिजर्व बेग है। औषधियों के संग्रहित करना, मतलब ड्रग्स को स्टोर करने के लिए नहीं सर। CO2 का अवशोषण नहीं सर, ये तो काम ही सोडा लाइम का है, सोडा लाइम। 100 ग्राम सोडा लाइम जो रहता है वो लगभग 24 से 26 लीटर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। सही बात है ना। श्वसन के लिए गैस एकत्रित करना और उसकी आपूर्ति करना, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बेग का। अब आता है रिजर्व बेग कहां होता है। आपने सर्किट देखे होंगे, बेन सर्किट, मैगिल सर्किट, जैक्सन एंड रेस सर्किट, मतलब मेपल्सन ABCD, वो सर्किट देखे ई उनमें जो बैग लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं रिजर्व बैग। फोटो दिखाऊं क्या, शक्ल देख लो इसकी, कुछ इस प्रकार का होता है। देखो ये अलग अलग साइज भी इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है रिजर्व बैग। रिजर्व बैग के बारे में एक छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूं मैं। अडल्ट के लिए इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो रहती है 2000 ml, मतलब 2 लीटर। जो चिल्ड्रन रहते हैं उनके लिए रहती है 1000 ml, और जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए रहती है 500 ml। ये बात है रिजर्व बैग के बारे में। एम्बू बैग की बात अलग है, एम्बू में और रिजर्व बैग में कंफ्यूज नहीं होना है। एम्बू बैग की बात करूं, AMBU, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, फुल फॉर्म याद रखना, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट।
इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें 1200 ml जो रहता है ये रहता है फॉर अडल्ट, ठीक है। इसमें 500 ml जो रहता है वो रहता है फॉर चिल्ड्रन, और इसमें 250 ml जो रहता है वो रहता है फॉर न्यूबॉर्न। फॉर न्यूबॉर्न ये किसके लिए हो जाएगा? चाइल्ड। और ये किसके लिए हो जाएगा? आपके अडल्ट के लिए। क्लियर है बात? ये इधर भी सेम ऐसे ही रहेगा। ये हो गया न्यूबॉर्न, ये चाइल्ड और ये अडल्ट। क्लियर है बच्चों? ऐसे याद रह जाएगा ना, दोनों का कंपैरिजन यहां पर हो गया, वरना तुम लोग कंफ्यूज होते रहते। ये शकल इसकी देख ली तुम लोगों ने, शकल इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, द स्टैंडर्ड मेथड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ प्री ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाना। 37 डिग्री सेल्सियस लगभग नॉर्मल रेंज मान रहे हैं हम, 35 से कम हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं? हाइपोथर्मिया हो गया। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, हाइपो का मतलब कम हो जाना। स्टैंडर्ड मेथड फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ, प्रिवेंट मतलब बचाना, प्री ऑपरेटिव। पहला बोल रहा है इंस्टॉलिंग ए फैन इन द रूम, कि रूम के अंदर एक फैन इंस्टॉल कर दो। अरे मारोगे क्या पेशेंट को? पहले ही टेम्परेचर कम है तुम फैन और चला रहे हो? नहीं। यूजिंग वार्मिंग ब्लैंकेट एंड फ्लूइड वार्मर, कि आप गर्म जो है ब्लैंकेट ले सकते हो और फ्लूइड भी गर्म ले सकते हो। हाँ, ये एक चीज की जा सकती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, सर्दी लगेगी। यूजिंग आइस पैक, नहीं, ये उल्टे काम नहीं करने। कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इससे भी कुछ नहीं होगा तो क्या आएगा? बी। यूजिंग वार्मिंग ब्लैंकेट, मतलब गर्म ब्लैंकेट से पेशेंट को ढकेंगे, और फ्लूइड वार्मर डिवाइस जो रहता है वो काम में लेंगे ताकि आईवी फ्लूइड जो है वो गर्म जाए पेशेंट के पास। क्लियर है? तो क्या हो गया? 2। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द हार्ट। आउटर मोस्ट, लास्ट क्लास में मैंने आपको वॉल्व के बारे में बताया था, हार्ट के वॉल्व, उसका शकल भी दिखाई थी, डायग्राम आप लोगों को दिखाया था। डायग्राम दिखा के मैंने बताया था कौन सा आपके जो है कहां पर है, ट्राइकस्पिड कहां पर है वॉल्व, बाइकस्पिड कहां पर है, मिट्रल वॉल्व, सब बताए थे लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम रहेगी, एपिकार्डियम रहेगी, एंडोकार्डियम रहेगी, या फिर पेरिकार्डियम रहेगी। अब एक फेस दिखाता हूं आपको, शकल दिखाता हूं, डायग्राम से समझ में आएगा। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। देखो एंडो, एंडो अब याद कैसे रहे? क्या इधर से अंदर की साइड है या इधर से अंदर की साइड है? तो देखो कैसे याद रहे। एंडो मतलब अंदर, ठीक है। तो एंडोकार्डियम ये अंदर ही अंदर है, ठीक। मायो बीच में हो गई, एपी उसके बाहर हो गई, और पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर हो गई। तो ये लो, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। समझ में आया क्या? चलो वेरी नाइस, ये शकल देख ली तुम लोगों ने। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट विथ hinge and joint such as scissor and clamp। एग्जांपल दिया, मतलब सीजर और क्लैंप should be arranged properly and checked for which of the following। कि जो सीजर और क्लैंप जैसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है, उनको आप चेक कर रहे हो प्रॉपरली, तो किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कि ओनली उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आप चेक कर रहे हो, या फिर आप उसमें रस्ट चेक कर रहे हो, डेब्रीज चेक कर रहे हो, मतलब कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, और उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन आप चेक कर रहे हो बिफोर उनको रैप करने से पहले, या ओनली कलर डिफरेंस कर रहे हो, या फिर ओनली वेट कर रहे हो? बताइए। क्वेश्चन वापस से पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट विथ hinge and joint such as scissor and clamp should be arranged properly and checked for which of the following। तो किस लिए करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए? नहीं सर, बी सर, उनमें अपन रस्ट देखते हैं, डेब्रीज देखते हैं, मतलब जंग तो नहीं लगा हुआ है, कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ये सारी चीजें हम वहां पर चेक कर रहे हैं उनको रैप करने से पहले।
क्लियर है? नेक्स्ट। अरे आया क्या? समझदार है ना? समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना ताकि अगले क्लास में और अच्छे से समझाऊं। ये देखो भाई, क्वेश्चन है भाई मजेदार। बोल रहा है आर्टीरियल ब्लड गैस, मतलब आपने क्या करी, एबीजी आपने करी। अब आपको क्या दिख रहा है, यहां लिख देता हूं, पीएच आपको दिख रहा है 7.30, मतलब यहां पर क्या कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है। नॉर्मल पीएच से क्या है, ये कम है। उसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, पीसीओ2, ये देखो इधर 2 इधर लिखा हुआ भाई, ये इधर लिखा हुआ, पीसीओ2 कितना है, 50 mm ऑफ Hg। ये लो पीसीओ2 कितना हो गया, 50 mm Hg, जबकि कितना होता है नॉर्मल रेंज होती है सर 35 से लेके 45 mm Hg। ठीक है, तो मतलब वहां पर तो हो गया एसिडोसिस, पीएच कम है इसलिए एसिडोसिस हो गया। यहां पर क्या है, पीसीओ2 बढ़ा हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। ठीक है, और अब आ जाओ SCO3 लगभग रेंज में है। व्हाट इज द एसिड बेस डिसऑर्डर, तो क्या डिसऑर्डर रहेगा एसिड बेस में, यहां पर पीएच क्या है, कम है, मतलब एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक एसिड एल्कोलिसिस नहीं सर, एल्कोलिसिस तो हो ही नहीं सकता। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बिल्कुल सर एसिडोसिस हो सकता है क्योंकि पीएच कम है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बिल्कुल सर एसिडोसिस हो सकता है, पीएच कम है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस नहीं सर, एल्कोलिसिस नहीं होगा। अब आते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सर यहां पर पीसीओ2 ज्यादा है नॉर्मल रेंज से, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आया ना समझ में, ऐसे आंसर किया जाता है, तो ये हो गया बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्लियर? खटका दिमाग में, समझ आया क्या बोला अपन ने? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोल रहा है लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी प्राइमरली इफेक्ट विच ऑर्गन सिस्टमिक फर्स्ट। बताइए, लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी हुई, प्राइमरली किसको इफेक्ट करेगा? अब लोकल एनेस्थीसिया जो रहता है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जो रहती है, ठीक है, उसको हम किस में काम में ले रहे हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक नर्व को एनेस्थेटाइज करने में काम में ले रहे हैं, मतलब नर्वस सिस्टम पे हम काम में ले रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम। अब किसके लिए काम में ले रहे हैं हम, लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी प्राइमरली किसको इफेक्ट करेगी सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगी। तो क्या हो गया, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट पूछ रहा है विच ड्रग इंप्रूव कार्डियक आउटपुट इन आईसीयू बाय सिलेक्टिवली स्टिमुलेट बीटा 1। अब देखो यहां पर एक वर्ड आया है बीटा 1, इसको ध्यान रखना, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कौन सी ड्रग इनमें से रहेगी जो कि सिलेक्टिवली स्टिमुलेट कर रही है बीटा 1 को? लेबिटालोल नहीं सर, डिबुटामाइन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिबुटामाइन जो है वो क्या है, बीटा 1 सिलेक्टिवली स्टिमुलेट करती है बीटा 1 एनर्जेटिक रिसेप्टर को। तो क्या हो गया, बी इसका राइट आंसर हो गया। आई क्या बात समझ में? तो ये अपन ने 20 क्वेश्चन आज कर लिए, 20 लास्ट क्लास में करे थे, 20 आज की इस क्लास में कर ली है। क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर क्लास अच्छी लगी हो तो, और आप कमेंट करके आपके जो है मन में अगर आपके कोई बात है कि किस तरीके से क्लासेस होनी चाहिए, क्या अपने को करना चाहिए, वो सब कुछ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट रहे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।